नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। वक्फ पर जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव होगा पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आज चौथी बार लेंगे शपथ। इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता समारोह में होंगे शामिल। महायुति गठबंधन आज कर सकता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दिल्ली में विस्तृत चर्चा। नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ इजरायल करेगा अपील। आरोपों को बताया बेतुका। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के पूल ए मैच में भारत ने थाईलैंड को 11-0 से दी मात। ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्यविधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के समय बढ़ाए जाने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चव्हाण शपथ लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो यहां आज दो विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 संशोधन में किया जाएगा। इसके बाद उच्च सदन में दूसरा विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में कई अहम पत्र मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीट हासिल की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा अमित शाह के इस दौरे को राज्य में भाजपा की स्थिति और आगामी चुनाव रणनीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों में काफी आक्रोश भी है। इस मामले को लेकर संत समाज द्वारा आज कोलकाता में प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बुधवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। संत चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। बांग्लादेश में सनातन अनुयायी इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। हिरासत के फैसले के बाद मंगलवार को कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान एक वकील की भी मौत हो गई। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से हिंदू और अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। वहीं चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिका में हिंदू समुदाय इस्कॉन और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में सामने आया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस सरकार से चिन्मय प्रभु की तत्काल रिहाई और हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इधर तमिलनाडु में फेंगल चक्रवात के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और खराब मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते आपदा तैयारियों को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है। इसमें चेन्नई, तिरुवरूर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं। आईएमडी ने राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। साथ ही पुडुचेरी सरकार ने भी भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते पुडुचेरी और कराईकल में सभी सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। शिक्षा मंत्री ए नमसिवायम ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए इस निर्णय की घोषणा की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पुडुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने दबाव के गहरे दबाव में तब्दील होने के कारण भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पर्यटन निदेशक ने संचालकों को नाव और सुरक्षा उपकरण सुरक्षित रखने की सलाह भी दी है। विशाखापत्तनम चक्रवात चेतावनी केंद्र के ड्यूटी ऑफिसर एस कुमार ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव पिछले कुछ घंटों में उत्तर उत्तर पश्चिम के ओर बढ़ गया है। अगले 12 घंटों के दौरान ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान में और अधिक तीव्र होने की संभावना है। The deep depression over southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards during the past few hours and lay centered at 8.5 degrees north latitude and 82.3 degrees east longitude. During the next 12 hours, the system is likely to move in the northwestwards and intensify further into a cyclonic storm. भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ आधुनिकता पर भी जोर दे रहा है। बात करें आंकड़ों की तो 2014 के बाद से देश में रेलवे की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इस दौरान देश में भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क पर लगभग 97% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। वहीं आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ट्रेन दुर्घटनाओं में बड़ी कमी दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम बनाता जा रहा है।
चाहे फिर वो यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार हो या फिर आधुनिक होती प्रणाली, दिन ब दिन रेलवे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया हुआ है। 2014-15 से भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर लगभग 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जबकि 2004 से 2014 के दौरान लगभग 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले 2023-24 के दौरान लगभग 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन तक विद्युतीकरण में बड़ा उछाल आया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल बीजी नेटवर्क का लगभग 97% विद्युतीकरण हो गया है। खास बात यह है कि जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, तो दूसरी तरफ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में लगभग 70% अधिक किफायती भी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2023-24 में घटकर 40 रह गई हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्य रूप से ट्रैक में खराबी, लोको कोच में खराबी, उपकरणों की खराबी, मानवीय त्रुटियां आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि 2004 से 2014 के दौरान रेल दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 171 रहीं, जो कि 2014 से 2024 की अवधि के दौरान घटकर प्रतिवर्ष औसतन 68 रह गई हैं। भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस साल 31 अक्टूबर तक 6,608 स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 11,053 लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग की गई है, जबकि 6,619 स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई है। वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कवच को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच का उद्देश्य खतरे पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साइबर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साइबर खतरे से निपटने पर विचार विमर्श जारी है। दिल्ली में 29 नवंबर तक जारी भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक साइबर खतरों से निपटने के लिए कौशल से लैस करना है। बुधवार को नेशनल साइबर रेफरेंस फ्रेमवर्क और नेशनल साइबर रेंज का शुभारंभ किया गया। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण पहल हैं। NCRF साइबर सुरक्षा प्रशासन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। NCR 1.0 और साइबर सुरक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा है। To tell you very frankly, cyber security is something which cannot be seen in isolation. And the Honorable Prime Minister has mentioned previously, it is no longer cyber security, it is national security. It is not only restricted to cyber. Cyber is a part of each one of our day-to-day life. Be it an aspirant who is selling vegetables, or be it somebody who is at the apex level or at the apex corporate level. Cyber affects each one of us. And a loss or a cyber attack on anyone is felt as bad. So that is why it is very important for us to be cyber aware, ensure cyber hygiene, and have a workforce which is totally cyber security trained. भारत NCX 2024 में प्रशिक्षण सत्र प्रतिभागियों को तमाम प्रशिक्षणों के जरिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे साइबर घटनाओं से निपटने की तकनीकों में अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है। The significance of the National Cybersecurity Conclave is that it represents a quantum leap forward in terms of thought process, in terms of the commitment of the government towards more inclusive approach and towards recognizing the fact that the private sector can play a very important role. That's the reason why today we are having the CISO Conclave, where we are having CISOs not just from various sectors within the government, but from the private sector. Today, a critical information infrastructure, a big chunk of this is already in private hands. So this kind of a national conclave becomes a melting pot. कार्यक्रम के मौके पर भारत साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी में
अग्रणी अन्वेषकों के अभिनव समाधानों का प्रदर्शन किया गया। भारत NCX 2024 का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश सरकार इस महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया और कुंभ मेले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र के अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता मित्रों और गंगा सेवा दूतों के लिए भी उपकरण और विकास कार्यों की योजनाओं का अनावरण किया। अगले साल यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज दौरे पर महाकुंभ की तैयारियों को गति दी। योगी ने कुंभ मेले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की, अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। योगी ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा, स्वच्छता मित्रों और गंगा सेवा दूतों के लिए 237.38 करोड़ रुपए के उपकरण एवं विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य महाकुंभ के साथ डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को हमें दुनिया के सामने उसी भव्यता और दिव्यता के साथ विराट रूप में प्रस्तुत करना है। प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ दुनिया के मंचों पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप छोड़ेगा। योगी ने बताया, इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है। पहले 1800 हेक्टेयर का क्षेत्र हुआ करता था, जो बढ़कर 2000 हुआ, फिर 2500 और कुंभ में ये 3200 हेक्टेयर तक पहुंच गया। इस बार ये 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जा रही है। महाकुंभ के दौरान डिजिटल कुंभ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत प्रयागराज सिटी का डिजिटल टूरिज्म मैप विकसित किया जा रहा है। डिजिटल स्वच्छता और डिजिटल सुरक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आए, उसे सारा कार्यक्रम अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटली पता चल सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। वो यहां लगभग 6500 करोड़ रुपए से महाकुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लगभग 6500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 जनवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिसाब बराबर के ग्रैंड प्रीमियर में फिल्म की टीम पहुंची। इस मौके पर रेड कारपेट पर कीर्ति कुलकर्णी, R माधवन और नील नितिन मुकेश ने चहलकदमी की। एक्टर नील नितिन मुकेश ने इस मौके पर DD न्यूज से खास बातचीत की। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन बुधवार को काफी संख्या में लोग मेले का दीदार करने पहुंचे। हर तरफ हो रही खरीदारी से मेले में प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। हमारे को कस्टमर्स का जो रिस्पांस था बहुत ही ज़बरदस्त था। हम यहाँ पे सीबकथॉर्न से बने हुए उत्पादों के अंदर डील कर रहे हैं और हमारे को जो पहले दिन पे, दूसरे दिन पे अंतर्राष्ट्रीय मेले में कस्टमर्स मिले थे, वो हमारे पास में आखिरी दिन पे आकर के रीपरचेज कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और यहाँ से हम बहुत सेटिस्फाई हैं। और सबसे अच्छा कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया
और जो है हमारे उत्पादों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन भी किया। मेला बहुत ही एक्साइटिंग रहा और जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही पॉजिटिव रहा और कस्टमर जो पुराना कस्टमर्स है वो लोग तो आते ही है, इसके अलावा नया नया कस्टमर काफ़ी अटैचमेंट हुई है, प्रोडक्ट लाइक कर रही है, नया नया प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपीरियंस अच्छा आ रही है, बहुत ही अच्छा गया मेला। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इनमें थीम के अनुसार यानी विकसित भारत 2047 के अनुरूप पंडाल बनाने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पंडाल के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि ओडिशा को रजत और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पीएसयू और पीएसबीएस की श्रेणी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जहां स्वर्ण पदक मिला, तो वहीं कमोडिटी बोर्ड के लिए कॉयर बोर्ड को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विदेश की श्रेणी में ट्यूनीशिया को स्वर्ण पदक मिला, जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को स्वर्ण और स्वच्छ राज्यों के पंडाल के लिए गोवा को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में खान मंत्रालय को स्वर्ण पदक, आयुष मंत्रालय को रजत पदक, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजी लॉकर को कांस्य, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। सशक्त भारत के लिए जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के सरस को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो वहीं खादी ग्रामोद्योग को रजत पदक, एमएसएमई और पंचायती राज को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच की श्रेणी में सेबी को जहां गोल्ड मिला, तो वहीं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को रजत, सीबीआईसी और सीबीडीटी को कांस्य पदक, जबकि एनडीएमए और डाक विभाग को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। 45वां जो संस्करण था वो संपन्न हुआ और हम कह सकते हैं कि ये अभी तक हुए जितने भी हमारे ट्रेड फेयर थे उन सभी पे ये सर्वोपरि है। इसमें रिकॉर्ड एग्जिबिटर्स आए, रिकॉर्ड स्टॉल्स बने और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पे अब की बार विजिटर्स आए। इस बार व्यापार मेले में साझेदार राज्य के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि फोकस राज्य के रूप में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इंदौर में रहने वाली देश की करीब 25 से 30% आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। एम्स नई दिल्ली की स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग इंदौर में रहते हैं, यानी घरों के अंदर या फिर दफ्तरों में काम करते हैं और धूप से दूर रहते हैं, तो उन्हें विटामिन डी की कमी का खतरा रहता है। बढ़ता प्रदूषण और स्मॉग हड्डियों को और कमजोर कर रहा है। पेश है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। बढ़ता प्रदूषण और धूप में न रहना आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है। एम्स नई दिल्ली की स्टडी में बात सामने आई है कि इंदौर में रहने वाली 25 से 30% आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। विटामिन डी की कमी से लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। विटामिन डी की कमी अगर बचपन से शुरू हो जाती है, इनफैक्ट न्यूबॉर्न से शुरू हो जाती है। अगर मदर डेफिशिएंट है तो 90% कोरिलेशन है कॉर्ड ब्लड का विटामिन डी से। तो न्यूनेटल सीजर हो सकते हैं, उसको चलने में दिक्कत हो सकती है, क्रॉलिंग हो सकती है, जो खड़ा होने में दिक्कत हो सकती है। ओल्ड एज में आपकी हाइट कम हो जाना, वर्टिकल फ्रैक्चर्स होना, कमर झुक जाना, हिप चलते चलते गिर जाना और एकदम से फ्रैक्चर। नॉर्मल आदमी गिरेगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं, पर ओल्ड एज में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है और ऑस्टियोपोरोसिस है तो हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है, यानी विटामिन डी का 90% स्रोत धूप है और बाकी 10% प्लांट या फिर मछली और अंडे के जरिए मिलता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह 10 से 2 बजे के बीच करीब 20 मिनट तक धूप में रहने पर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। धूप में 15 से 20 मिनट आप रहिए। डायरेक्ट एक्सपोजर ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी तो आप फिश भी सोर्स है, पर एग्स ले सकते हैं, पर जितनी मात्रा में उनमें विटामिन डी है वो पर्याप्त नहीं है बॉडी के लिए। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि विटामिन डी की कमी से नवजात बच्चों के शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से दांत भी कमजोर होते हैं। 40 साल की उम्र के पार होने पर विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी किसी भी उम्र में हो सकती है। जाहिर है कुदरत ने हमें सूर्य की रोशनी के रूप में अनुपम उपहार दिया है, जो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है और आप भी इसका उपयोग कीजिए और हर दिन करीब 20 मिनट धूप में बिताइए और विटामिन डी की कमी को दूर कीजिए। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।